ऑर्डर भी है इस चीज के लिए, जेल मैन्यूअल है उसके मुताबिक भी इनका काम है ये मुलाकात करवाना। आज हमने एहतजाज किया, वहाँ बैठे रहे, हमें ये पैगाम मिला कि अगर आपने ये एहतजाज जारी रखा तो आपकी मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। तारीखें लंबी डाली गई हैं, उससे भी मैं जरा शाकी हूँ। इसको 26 और 27 पे लेके जाना और इतने दिन इमरान खान तक एक्सेस मुकदा की, फैमिली की, दोस्तों की रोकना हमारे लिए बाइश तशवीश भी है। उनको तनहा जेल अथॉरिटीज के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हीं दिनों में हो जाती है जब इमरान खान साहब फैसले लेते हैं, इत्तेफाकन लोगों को उनसे मिलने भी नहीं जाता। ये नारा मैंने बुलंद किए कि मुझे क्यों निकाला, कोई जवाब दे ना। मियाँ साहब को जिस पे निकाला गया कि बेटे से तनख्वाह क्यों ले रहे हो, वो इल्जाम तो गलत था ना। ये कौम के जहन में नफरत के बीज बोते थे, ये लोगों को तकसीम करते थे। जो बोया है वो काटा है। आज इनकी अपनी जमात तकसीम हो चुकी, टूट चुकी, लड़ाई पड़ चुकी, एक दूसरे के साथ बदस्तों गिरेबां हैं। अल्लाह ताला का निजाम है कि जब तुम किसी के साथ जुल्म ज्यादती करते हो तो वो वापस मुड़ के तुम्हारी तरफ आती है। ये हो रहा है इनके साथ। अंदर के झगड़े हैं, ये मैंने आपको 1 साल पहले बता दिया था कि फ्रैक्शन में इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और वैसी सिचुएशन आ रही है। हमारा मैंडेट टेस्ट होना था 28 तारीख कि क्या हम कुछ करने की पोजीशन में हैं या नहीं। उस टेस्ट से पहले वो क्यों निकल गए? कमेटी टीवी पे सुनती है जी कि अब उन्होंने कह दिया है जी कि नो मोर टॉक्स, तो उन्होंने कह दिया जी नो मोर टॉक्स। इसके तख्लीकी जौहर के अंदर अफ़ाम तफ़हीम, मुज़ाकरात, बातचीत, मुकालमा है ही नहीं। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। एक दफ़े फिर लग रहा है कि कानूनी चैलेंजेस शायद जो हैं या कानूनी मसाइल जो हैं वो जमात के लिए बढ़ने वाले हैं। और ये हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत हम कह सकते हैं तब्दीली आ गई है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस हफ्ते अडियाला जेल में भी कुछ हम कह सकते हैं कि तब्दीली देखने में आई। एक तो पहले मालूम हुआ कि जो केसेस की समाअत होनी थी इमरान खान साहब की, उनके वो मौखर कर दिए गए और तारीख जो है वो बहुत आगे की पड़ गई, जिसका मतलब ये था कि जो वकला और उनके और पार्टी के कॉलीग्स अगर वहाँ पहुँचे अडियाला जेल कि इस उम्मीद पे कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, तो क्योंकि समाअत ही नहीं हुई तो इसलिए मुलाकात नहीं हुई। और फ़ौरन इस खदशे का इजहार भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया। और फिर उसके बाद जो वकला की एक हफ्तेवार मुलाकात होती है वो भी नहीं हो पाई। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और वकील भी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, सलमान अकरम राजा साहब, उनको अडियाला जेल में रोक लिया गया। उनकी मुलाकात वहाँ नहीं होने दी, बावजूद इसके कि उनके पास जो अदालत था उसका हुक्मनामा मौजूद था। इमरान खान साहब के जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने भी अडियाला जेल के बाहर जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। और फिर उन्होंने ये याद भी करवाया कि अक्टूबर में भी इस तरह का वाक़या पेश आया था जब पाबंदियां लगा दी गई थी मुलाकातों पे, और फैसल चौधरी साहब जो है वो खुद कोर्ट गए थे और बहुत मुश्किल से इजाज़त लेके आए थे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक्सेस था वो मिला था। अलबत्ता जो फैमिली है उसकी मुलाकात इस दफ़े अभी हुई है। अलीमा खान साहिबा, बाकी बहनें भी मिली हैं और उन्होंने अडियाला जेल के बाद जब वो गुफ्तगू की तो जिक्र भी किया कि उनकी सेहत इमरान खान साहब की बिल्कुल सही है। अब क्या जो दोबारा अदालत से रुजू कर रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम, उनको एक दफ़े फिर इस इशू पे रिलीफ मिलेगा? और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान या हम कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं। ये एक ऐसी जमात है जो गालिबन जब पावर में भी थी तब भी इनके जो आपस के लड़ाई झगड़े थे वो कभी ख़त्म नहीं होते थे। इट वॉज नेवर perhaps we can say a unified party in the sense or a disciplined party in the sense of Pakistan People's Party या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मगर आजकल फिर बहुत जंगें चल रही हैं। एक तरफ शेर अफजल मरवत साहब जो है जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है वो बार बार चैनल्स पे जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरे फवाद चौधरी साहब भी बहुत तनकीद कर रहे हैं पार्टी लीडरशिप पे। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और इमरान खान साहब के। वेलकम टू द शो सर। जी चौधरी साहब, क्या वजह बनी? आपने फ़ौरन अक्टूबर का हवाला दे दिया, तो सर अक्टूबर में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी ऐसी हो रही थी, आप लोग जलसे की भी तैयारी, धरने की भी तैयारी कर रहे थे,
जब आपकी मुलाकातें बंद हुई, तो क्या इस दफे भी कोई नाराजगी है, कोई प्रेशर डालने की कोशिश है आप लोगों की पार्टी पे, जो आपको लगता है कि ये फैसला किया गया है एकदम? मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब के ओपन लेटर आए हैं और उसकी नाराजगी नजर आई है, और उसके अलावा तो कोई और वजह समझ में नहीं आती। लीगली तो हमें कुछ चीज बताई नहीं गई कि इतना लंबा, बिकॉज बट सर आप लोगों को पैगाम तो कोई भेज देता है ना, टेलिंग यू के एग्जैक्टली क्या इशू है या नाराजगी मुझे तो आज तक कोई पैगाम नहीं मिला। पार्टी की बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं तो कोई पैगाम रसानी हो ही जाती है। पता नहीं अब जहाँ पैगाम रसानी होती है क्या उनकी एक्सेस आगे इमरान खान तक है कि नहीं। अच्छा, बात तो यह है ना कि या तो पैगाम उसको पहुंचे तो आगे भी कोई बात करें, जैसे गौर खान है, सलमान है, वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा तो कोई और नजर नहीं आती। जो कैंपेन सोशल मीडिया पे चली वो तो ऑर्गेनिक है, क्योंकि ज़ाहिर है उससे पहले और बाद में इमरान खान साहब से तो हुआ ही। अच्छा, तो वो जो मामला था वो तो उससे तो हमारा ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली वो एक जेन्युइन ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स है। तो इमरान खान साहब के जो लेटर्स हैं उनका एक मुझे शख्साना लगता है, क्योंकि देखिए हमें कोई, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, हमारी 3 पेशियां होती हैं हफ्ते में जी, और 2 मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। एक हफ्ते वाले दिन, एक वेडनेसडे वाले दिन जीएच के हमला केस, और मंडे वाले दिन तोशाखाना या मतलब ट्यूसडे वाले दिन। ये 3 पेशियां हमारी होती हैं उस, और फिर ट्यूसडे वाले दिन एज एग्रीड एसओपी फैमिली की मीटिंग होती है और लॉयर्स की मीटिंग होती है, और थर्सडे वाले दिन पॉलिटिकल या फ्रेंड्स की मीटिंग होती है। वो 4-5 महीनों से वो नहीं, तो हो ही नहीं, वो होते नहीं, वो जो उसके भी पिटीशन डाली है अब। और फैमिली में ज़ारा बीबी नंबर 1 आती हैं, तो उनकी मुलाकातें भी रोकी गई थी। अच्छा, जो खुद भी जेल में है, मगर आप ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल में नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो जेल में है मगर उसके बावजूद मियां बीवी की मुलाकात नहीं कराते। अच्छा, और वो स्किप की। फिर मैंने वो आज कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की, नोटिस हुआ, तो उसके बाद मुझे इत्ला आई, वो चीफ साहब ने एक लॉयर। और सर वजह क्या बनी मौखर करने की? जो आपकी हियरिंग्स थी, केसेस की समाप्ति, कोई पता नहीं। एक दिन सुबह मैं गया हूँ मंडे वाले दिन। तो सर फिर आप खत लिखना बंद कर देना, अगर मतलब कि आपको लग रहा है कि खतों की वजह से अगले नाराज हो गए हैं, और खतों के ऊपर मैं खुद देख चुकी हूँ, आपको काफी इंटरव्यूज पे सख्त सवाल भी हुए हैं, तो तुसी बंद कर दो खत लिखना। नहीं, क्यों हमने खतों में कोई ऐसी बात लिखी है जो रियलिटी से मुखालिफ है, या हमने तो तवज्जो दिलाई है। देखिए, नाराज होना तो कोई ऑप्शन ही ना होता। जब आप स्टेट अफेयर्स चलाते हैं ना, तो फिर आप अपने आप से आगे बढ़ के देखना होता है। और इमरान खान ने वो 6 नुकात जो बयान किए हैं उन खतूत में, पहले खत में, उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसमें तमाम उन चीज़ों का अहाता किया गया है जो इस वक्त मुल्क में अदम इस्तेहकाम, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी जमूद है, स्टेगनेंसी है, बढ़ता हुआ टेररिज्म है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को गैग करने के बाद पैका लॉ आया है, और 26 अमेंडमेंट जिसकी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इमरान खान के केसेस और इलेक्शन फ्रॉड को कवर करना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 का फ्रॉड किया और काजी फाइल्स ने उसको कवर किया। सो दीज आर लाइक, बट सर डू यू थिंक इट्स द गवर्नमेंट और द एस्टैब्लिशमेंट, कौन ज्यादा आपके ख्याल में इन खतूत से नाराज हुआ है जो ये इतना रिएक्शन नहीं करते? अच्छा, सो यू डोंट थिंक इट्स अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की देखे ना, या उनके अगर वो नाराज हों भी तो वो कुछ करने जोगे नहीं है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो ऐसे ही है जैसे अगर मतलब चलो जाने दे हाँ, रहने ही दें, वो आप दोहराइएगा मतलब। तो सर फिर मतलब कि फिर फायदा क्या है कि मेरा ड्राइवर नाराज हो रहा था मुझे क्या? हाँ नहीं, वो तो मैं कह रही हूं, मैं खुद चला लूंगा, नहीं खैर, तो किसी नया लक नहीं। मेरे ख्याल में हमसाये का ड्राइवर नाराज आपसे हो जाए वो वाली बात बेहतर है। बट सर वैसे ये बताइए कि फिर आप लोग मत करें ना, खत मत लिखें, क्यों आप नाराज करें? क्यों आप मतलब कि आपको एक तरफ आप कहते हैं हमने इंगेज करना है, हुकूमत को भी इंगेज करते हैं, फिर उसके बाद हुकूमत से भी आप मुज़ाकरात बंद खत्म कर देते हैं। वो आज नवाज शरीफ साहब का भी बयान आ गया उस हवाले से, वो कह रहे हैं कि आप लोग इतने मैच्योर ही नहीं है कि आप मुज़ाकरात कर सके, सियासी डायलॉग कर सके। मियां साहब बहुत मैच्योर हैं, उन्होंने पिछले जो शानदार मुलाकातें की हैं, जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री उन्होंने कायम की है इस मुल्क में। अब बात यह है कि अब अरफान सिद्दीकी को मिलके बयान जा रहा है, और मैं आपको शर्त लगा के कह सकता सर कि आपने सर मियां साहब को तो चाचा और बेटी ने और भाई ने डंप कर दिया, हम क्या करें? अब मियां साहब अच्छे भले सियासतदान हैं, अपना कबूतर भी उड़ा रही है उन्होंने आके, और वो सर उनसे भी एंगेजमेंट नहीं करनी, फौज को भी नाराज है, एस्टैब्लिशमेंट को भी नाराज करना है। हमने कहा एंगेजमेंट नहीं की। ये मेरी बात सुने, हाँ, आप लोग बड़े जालिम हैं।
आप हमारे सारा काम किए। हाँ, बात यह है कि आप जो है ना मजलूम उसी पे छुरियां चलाया करें, डाडियां को सारे दे सत्ते भी ये 100 होंगे ने। गुजारिश ये है कि हमने हुकूमत को एंगेज किया, बट फिर आपने उनसे मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। वो जो अमेरिका से ट्वीट करा के आए थे रिलीज इमरान खान, वो वाले भाई ने मीटिंग अरेंज की संडे वाले दिन। तुसी किसकी गल कर रहे हो? जो सेनेटर साहब से मिलके नहीं आए थे और वो जैसे ही दफ्तर से बाहर निकले उन्होंने कहा रिलीज इमरान खान ट्वीट अच्छा, जो विल्सन, तो उनसे जो मिलके आए थे। अच्छा, उन्होंने मुलाकात हाँ, जो आजकल हमारे क्रिकेट के वसीम अकरम, क्या बात है, तो उनसे आपके ताल्लुकात अच्छे हैं? फिर नहीं, वो उस वक्त फिर उन्होंने सिर्फ ये बताना था कि भाई पावर मेरे पास है। अच्छा, जी ने अच्छा आज आपको बताना था या उनको बताना था? उनको बताना था ज्यादा मेरा ख्याल में, हमें तो पहले ही पता है। ये इजाज साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट करें ना, हुकूमत अगर इतनी पावरफुल है। सर उन्हीं से कह देना, जो विल्सन साहब से मिलने वाले से शायद वही करा दें, फिर उनसे आप क्यों नहीं बात कर लेते? नहीं, वो कह रहे हैं कि ये कहते हैं ना कि आप हमें एंगेज करें। अभी ये सारे कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को खत लिखें। इमरान खान के खत का कितना इंतजार है? चिट्ठी जरा सैयद जी के नाम लिख दो भाई, ये इमरान खान है, भूल जाओ, उसने नहीं लिखनी। तो सर उन्हीं को एंगेज कर लेना जिन्होंने जेल खुलवाया था। भाई आप खुद ही कह रहे हैं जो विल्सन को मिल के आए थे, तो हमने उनको एंगेज करने के लिए लेटर लिखे, उन्होंने क्या सी पढ़ दी नहीं। अच्छा, उन्होंने वही तो कह रही हूँ, फिर उनको तो ना नाराज। तो आप मुझे ये बताएं कि हमारा तो हमने लेटर लिखा, हमें जवाब मिल गया, चाहे ना का मिला है क्या ना जवाब मिल गया? सानू भी दसो केड़ा जवाब मिले। मतलब यही होता ना कि साडे वाला जवाब ये। अच्छा, तो फिर ये भी जवाब ही होता है ना। तो फिर तुसी अगे करना की है? जेड़े गल करन ਨੂੰ तैयार हैं उन्हां नाल तुसी गल नहीं करदे, जेड़े गल करना नहीं चाहते उन्हां नाल तुसी गल करनी है। ये ऐसी बात नहीं है। ये ऐसे ही जब आप मुझे कहें चले हम आपको लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो ये हुकूमत का तो ये मामला है। बात ये है कि दूसरे तो आपको घास नहीं आ रहे ना आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ ना कि बात ये है कि हुकूमत बार बार ऑफर कर रही है। हमने मुज़ाकरात शुरू किए हुए, हमने मुज़ाकरात अपोजिशन के साथ शुरू किए, हमने गवर्नमेंट्स के साथ मुअत्तल किए, और हमने नेशनल एजेंडा जो अपना, उसमें अपने केसेस नहीं है, अपने लीडरों की सीरान की राय नहीं है, जुडिशल कमीशन वगैरह नहीं है, वो हुकूमत के साथ हमारा एजेंडा और था। इधर जो ग्रैंड नेशनल अलायंस जो हम बनाना चाह रहे हैं अपोजिशन का, उसमें हमने रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी रिवाइवल और ह्यूमन राइट की वॉयलेशन, इंटरनेट और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की को गैगिंग से आज़ाद कराना और आज़ाद अदलिया, हम समझते हैं कि ये वो इश्यूज हैं। तो सर वो बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू, बट सर ये भी इत्तला आई थी, खबर तो आई है न्यूज़ में कि गंडापुर साहब ने दोबारा दूसरी तरफ लॉन्ग ड्राइव के लिए कह दिया है। देखें, गंडापुर साहब का ना राब्ता रहता है एस्टैब्लिशमेंट से, लॉन्ग ड्राइव दरवाजे पे खड़े। उसकी वजह ये है ना, पहले भी उन्हीं से हुआ था ना, जो मुझे इमरान खान साहब देखे, आई विल टेल यू व्हाट इमरान खान साहब के पास है। नहीं, मैं आपको वही जो हमारी इमरान खान साहब ने जो बात अंदर करते हैं मैं वो बता सकता हूँ आपको। बाकी अली क्या कर रहे हैं या अपना पार्टी क्या कर रही है, दैट्स नॉट माई कंसर्न, वो उनका अपना कंसर्न है। बात यह है कि खान साहब से मुझे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा भी एक ही मीटिंग हुई थी जो जिसका गौर साहब ने आके बताया था। ठीक है, उसके बाद तो मीटिंग वेरी क्विकली आई रन आउट ऑफ टाइम। पार्टी में लड़ाइयां बहुत ज्यादा हैं, फवाद चौधरी साहब भी लगे हुए हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी लगे हुए हैं। आर यू वरीड? इंप्रेशन बहुत खराब, तीनों लड़ते रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि मतलब मैं कमजोर हो गया हूँ। खान है ना, उसके साथ लोग हैं, वही रेलेवेंट है, वही बात करते हैं, वही पीटीआई है, पीटीआई वो है। बाकी ये जो छोटी मोटी लड़ाई है ना, ये आप मुझे बताइए, बलोचिस्तान में नहीं हुई वो उनके सीनियर मिनिस्टर की और वज़ीर आला की लड़ाई हुई है ना, नो कॉन्फिडेंस भी आया, उस पर तो बात नहीं हो रही। हमारी लड़ाई पे बड़ा फोकस है। ये होती रहती है कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, मुख्तलिफ लोग हैं, नहीं होनी चाहिए पब्लिकली, आई टोटली एग्री विद दैट। एंड और जिस तरह की ब्रॉल होती है, आई डो नॉट एग्री विद दैट, बट हो गई है, खत्म हो गई है। बाकी ओपिनियन सबकी है, हम रेजिमेंटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर हर किसी का अपना एक राय देना के था। और मैं अपनी जो हमारी लीडरशिप है, मैंने उनको हमेशा से कहा है कि आप लेट पीपल से व्हाट एवर दे वांट टू, तो उसका आप इस तरह से नोटिस ना लिया करें। बट रेजिमेंटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी के मैं खिलाफ हूँ। हमको फौजी यूनिट थोड़ी है, जिसका जो डेमोक्रेसी में यही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक है, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो कराची में एक यंग लड़के के कत्ल के बाद डेवलपमेंट्स हो रही है। उस
उसके बयान में एक बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले लाश जो है नदी से मिल रही है, फिर शेर को खिलाई जाती है, फिर घर में दफनाई जाती है। फौरन जब FIR का ऑर्डर होता है पुलिस के ऊपर तो पुलिस वालों को लाश भी मिल जाती है और फिर शिराज साहब भी मिल जाते हैं और शिराज साहब डंडे से मार के लाश जो है डिग्गी में डाल देते हैं और जला देते हैं। वो जिंदा भी था, लेकिन जो लाश है उसके हाथ कटे हुए हैं, चेहरे कटे हुए, सर कटा हुआ है। तो भाई कौन सा हार इस्तेमाल किया भाई। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो कराची का एक कत्ल केस आजकल सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जो नौजवान मुस्तफ़ा किडनैप हुआ कराची में और फिर महीने के बाद उसके कत्ल का मालूम हुआ, मुस्तफ़ा आमिर। तो उस केस में जो मरकज़ी मुलजिम है अरमगान कुरैशी, उनको फाइनली 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। ये रिमांड भी जिस तरह हुआ ये एक बहुत दिलचस्प वाक़या है, क्योंकि ये बताया गया पहले के जो जुडिशल रिमांड पे भेजा गया था, जब उसको चैलेंज किया गया तो मालूम ये हुआ कि जज ने तो पुलिस को ही रिमांड दिया था, कागजात में किसी ने तब्दीली कर दी। इसके साथ साथ जो मुस्तफ़ा आमिर की कब्र है उसको भी खोला जा रहा है ताकि उनकी ऑटोप्सी वगैरह हो सके। मालूम ये करना है कि उनका कत्ल किस तरह हुआ। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो जिंदा थे जब गाड़ी को जलाया गया। और इसके साथ साथ जो अरमगान मुलजिम हैं उनके वालिद की तरफ से भी बहुत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कभी वो जो एक दूसरा लड़का है शिराज जो भी इस कत्ल में मुलव्विस था, कभी वो कहते हैं कि ये सब उसकी कारस्तानी है, कभी वो पुलिस की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी एक लड़की का भी जिक्र हो रहा है। तो काफ़ी एक न सिर्फ हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड केस है, बट अभी तो फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसी इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कराची के इस तरह के मामलात पे। वेलकम टू द शो फ़हीम साहब। फ़हीम साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये कोर्ट का क्या मामला हुआ कि बहुत तनकीद हुई इनिशियली जो अदालत पर, क्योंकि पुलिस ने रिमांड मांगा था मगर अरमगान को भेज दिया गया जेल। बाद में पता चला कागजात में तब्दीली की गई थी। क्या वाकया था सर, कोई तफसील सामने आई है? देखिए, ऐसा मैंने आपके शो में ही पहले ही भी ये कहा था कि ये केस इतना सादा नहीं है जितना सादा इसे पेश किया जा रहा है, कि ये सिर्फ मकड़ी की बाजियाबी के लिए गई पुलिस और पुलिस पर फायरिंग हो गई। मैंने पहले भी कहा था कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का ये सारा मामला है, उसके जो अरकान है बेसिकली वो एक दूसरे से लड़ पड़े हैं कराची में। मैं आज आपको बताऊं, जो आपका सवाल है बहुत ही देखो इंटरेस्टिंग है सिचुएशन उसमें, कि एक जो कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर के ऊपर वाइटो लगाकर जो है वो पुलिस रिमांड को जुडिशियल रिमांड कर दिया जाता है। और कल जब हाई कोर्ट में वो महकमा दाखिला के 2 अफसरान ने वो कागजात पेश किए हैं, तो जो जस्टिस जफर राजपूत है उन्होंने उन कागजात को देख के ये पढ़ा है बाकायदा कि तो वाइटो सही से लगा भी नहीं है, पीछे पुलिस जो है वो पढ़ा जा सकता है अब भी। तो बाकायदा तौर पर कागजात में हेरफेर हुई है। एक बात जो मैं कहता आ रहा हूँ वो ये कि देखिए, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, एक माफिया है, वो सिस्टम चलाती है जिससे हम माफ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ये जब आप कहते हैं कि ये ड्रग माफिया का कोई आपस में अंदरूनी लड़ाई है, तो सर अब कुछ समझाएं भी सही कि कैन यू एक्सप्लेन समथिंग? देखिए, इसमें से कुछ एक मेरी बात का जो एक सबूत है वो कह लीजिए कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो किस तरह से साबित होती है। कल शिराज की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है, आप सिर्फ इसी को देख लीजिए, उसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा है शिराज के हवाले से बयान देते हुए कि मुस्तफ़ा आमिर ने एक मौके के ऊपर अरमगान को एक पैकेट दिया और उसके बदले में उसने उसे रकम दी, और कहा यही जा रहा है कि बेसिकली जो है वो मुस्तफ़ा को जो रकम देना थी मंशियात के बदले में, उसने वो रकम जो है वो पूरी की पूरी अरमगान को अदा नहीं की थी, और यहीं से बेसिकली जो है वो झगड़ा शुरू हुआ था। और जो कल की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें आप देख लीजिए, शिराज ने एक लड़की का जो जिक्र किया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उस लड़की ने जो है कुछ बातें ऐसी मुस्तफ़ा को बताई जो मुस्तफ़ा ने मजाक में अरमगान का मजाक उड़ाते हुए उसको बता दी। और बातें जाहिर है हम नेशनल टीवी पे नहीं कर सकते जो कुछ उसने निहायत वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है, लेकिन वो बातें जो है उसके बाद एक और चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा हूं कि इस रिपोर्ट में भी, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इसमें भी वाकये को मैनेज करने की कोशिश की गई है। पहली दफा ये कहा गया था कि जो अरमगान है उसने मुस्तफ़ा को गोली मारी थी, वहीं पर गोली मारी थी, लेकिन जो रिपोर्ट है इसमें ये कहा जा रहा है कि जी पहले उसने डंडों से उसको मारा, उससे उसके खून निकलने लगा, और अरमगान ने जो गोलियां चलाई वो तो कमरे की दीवार के ऊपर चलाई। देखें, ये बहुत ही मैनेज करने की कोशिश हो रही है इस सारे केस को।
और एक सिस्टम है जो बेसिकली जो मौजूद हमारा अदालती सिस्टम है या पुलिस सिस्टम है, उसके ऊपर इस वक्त हावी होने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब एक और चीज है कि जनाब, अगर वो जिंदा था और उसके बाद आप उसे गाड़ी में डालकर जो है वहां ले गए थे, आपने बलूचिस्तान में ले जाकर जो है वो गाड़ी में आग लगा दी, उस वक्त भी वो जिंदा था, ये शिराज की जानिब से कहा जा रहा है। तो अब आपको पुलिस को जो है ये फैक्ट्स को एक जगह करना है, ये साबित करना है कि ये लोग वहां गए थे। अभी तो और बहुत आसान है, मैं तो समझता हूँ ये बात कि जनाब उन्होंने एक सुजुकी से लिफ्ट ली, वो सुजुकी ड्राइवर को ढूंढे, वो उनको फोड़ के चुरंगी सुलझाने तक लेकर आया, वहां से उन्होंने जो ऑनलाइन कैब ली। फहीम साहब तो बिल्कुल ठीक करना पुलिस का काम है, पुलिस का काम है। तो फहीम साहब ये बताइएगा कि अब ये शिराज का जो स्टेटमेंट है वो तो क्लियरली सामने आ गया है, क्योंकि आप भी उसका जिक्र करें, तो ये अरमगान से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये कब तक जारी रहेगी, स्टेटमेंट कब तक एक्सपेक्टेड है, और साथ में जो ऑटोप्सी होनी है वो कब तक होगी, कोई तफसीलात, कोई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे सामने आई है अरमगान से तफ्तीश के दौरान कि ये इतना 22 साल का लड़का जो है ना, इसके खिलाफ अब तक निस्फ दर्जन से ज्यादा मुकदमात हैं इसके खिलाफ 2009 से लेके 2024 के दौरान दरख्शां थाना, साहिल थाना, बिजरी थाना, बोर्ड बेसन और एएनएफ का जो थाना है, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, उसमें मजमूई तौर पर 6 मुकदमा दर्ज हुए थे। और ये बाकायदा तौर पर पुलिस और एएनएफ के हाथ तो माजी में भी गिरफ्तार हो चुका है। ये अपनी इसकी रिहाइशगाह है, यहाँ से ये गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चला रहा था। और जो इसमें जो इस दौरान गैर मुल्की क्लाइंट्स को करोड़ों डॉलर का इसमें मैं लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ थोड़ा सा कि चूना लगाया है बाकायदा, और इसने दर्जनों जो डिजिटल करेंसी अकाउंट बना रखे थे। इसने जो है जब ये गिरफ्तारी जो इसने जो नहीं दी और 4 घंटे तक ये पुलिस जो मुकाबला करता रहा, बेसिकली इस दौरान इसने अपने पास जो इसके पास कोई 60 के करीब लैपटॉप्स थे, उनका डेटा इसने डिलीट किया है बाकायदा तौर पर। आप समझ सकती हैं कि एक शख्स जो है वो किस हद तक क्लेवर है कि वो पुलिस के साथ एक मुकाबला कर रहा है, उस दौरान वो टाइम गेन कर रहा है। टाइम गेन करके वो बेसिकली अपना काम कर रहा था। 4 घंटे तक उसने मुकाबला जो है लैपटॉप खाली करने के लिए किया है, और इस दौरान जो है उसने तो सर उसके साथ फिर कोई उसके कंप्लिसेस भी तो होंगे ना। अब ये तो नहीं हो सकता है कि एक तरफ वो पुलिस से मुकाबला कर रहा था और दूसरी तरफ दूसरे हाथ से वो लैपटॉप जो है वो उनसे सॉफ्टवेयर या डेटा डिलीट कर रहा था। उसके साथ फिर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। देखिए एक दफा जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो गई थी और पुलिस के डीएसपी समेत 2 एहलकार जो है वो जख्मी हो गए थे, तो उसके बाद पुलिस जो है वो पीछे हट गई थी, और इस दौरान पुलिस जो है उससे यही राब्ता करके यही कहना चाह रही थी कि तुम गिरफ्तारी दे दो। इस दौरान जो है जो उसके वालिदा हैं उन्होंने भी मकान से राब्ता किया और उन्होंने भी उसको राजी किया कि तुम गिरफ्तारी दे दो। इस दौरान जो बेसिकली उसने कॉल गर्ल, जिसे मुबैना कॉल गर्ल कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, इसने उसे ह्यूमन शील्ड भी बनाया हुआ था। इस वजह से भी पुलिस जो है वो बेसिकली फौरी तौर पर अंदर दाखिल नहीं हो पा रही थी। ये बेसिकली बड़ी वजह थी, और जाहिर है अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग हुई थी। पुलिस भी जो है वो समझना चाह रही थी कि अंदर कितने लोग हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, और यही टाइम बेसिकली जो है उसके लिए मनी बना, और उसने इस दौरान लैपटॉप से डेटा जो है वो खाली किया है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लें छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो बलूचिस्तान में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। हम पाक फौज आजकल साथियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज, ये दीन से निकले हुए हैं और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। अफगानिस्तान के साथ हमारा बड़ा एक तवील बॉर्डर है, हमारी जो कौमें हैं वो भी एक है। मैं एक जिला बनाऊंगा, अपनी तमाम जो मशरान है, मुख्तलिफ कौमें जो बस रही हैं, कैसे मुज़ाकरात करें कि ये जो अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ से लोग आ रहे हैं या हमारे लोग वहाँ चले जाते हैं और प्रोटेक्शन लेके फिर आके यहाँ पे हमले करते हैं, उस पर हमारा एक सीज फायर हो, एक बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन और खैबर पख्तूनख्वा माफ़ करिएगा अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात के तनाजुर में। एक तरफ तो पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो उस पर नज़र हम रखे हुए हैं, वाक़यात होते रहते हैं, साथ ही में अफ़गानिस्तान का उसमें क्या किरदार है उस हवाले से न सिर्फ हम बात कर रहे हैं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसमें भी इसका जिक्र किया गया कि किस तरह TTP को लॉजिस्टिक्स और स्पेस जो है वो काबुल की हुकूमत प्रोवाइड कर रही है। और इसी हवाले से ये भी इत्तलात सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो वक्त अफ़गानिस्तान भेजने की तैयारी कर रही है ताकि काबुल से इस सारे मामले को पे उनको इंगेज किया जाए। मगर इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान से भी कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं
जो शायद ये इंडिकेट करती हैं कि अफ़गानिस्तान में भी मामलात इतने सादा नहीं है जितना हम समझना शायद चाहते हैं या समझ रहे हैं। वहाँ भी जो हुकूमत है या हुकूमत जो चला रहे हैं, वहाँ भी ग्रोहबंदी जो है, ग्रुप्स जो बंदे बने हुए हैं, वो वहाँ टेंशन्स वहाँ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ताहिर ख्वाब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अफ़गानिस्तान पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। ताहिर साहब, एक तरफ तो ऑब्वियसली अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई है, उसका भी जिक्र हो रहा है कि किस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान का रोल जो है वो हाईलाइट किया है, टीटीपी और पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी है या वायलेंस है उस हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है कि वो वफ्द भेजेगी काबुल। तो ये अब हम कह सकते हैं कि हमारी पॉलिसी जो है इस वक्त, एक तरफ हमारा बहुत एक सख्त स्टैंड भी है अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि बार बार हमें ये खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि वहां भी हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, मगर दूसरी तरफ हम काबुल को इंगेज करने को भी अब तैयार हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लेवल पे हो। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरे ख्याल में जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजवीज़ पहली मरतबा आई थी तो उस वक्त तो एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार हुआ था इस्लामाबाद से, और वज़ीर दिफा का बयान आया था, हत्ता कि वज़ारत ख़ारिजा का भी, कि उनकी नज़र में ये मैंडेट की खिलाफ वर्जी होगी अगर खैबर पख्तूनख्वा ये काम करती है, जरगा वगैरह। बाद में उन्होंने बयान चेंज कर दिया था, उन्होंने कहा कि मरकज़ जरगा भेजे, लेकिन और तीसरा बयान उसका फिर यह आया था कि मरकज़ ने अभी सूबे को इन्फॉर्म किया है कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में उनका इशारा शायद हमारे खुसूसी नुमाइंदे का जो दौरा था 23 दिसंबर से 25 तक, जिसमें दरमियान में एयर स्ट्राइक हो गई, तो एक किस्म के डिसंगेजमेंट हो गई है। और जो सादिक साहब के मुलाकातों में वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर तिजारत और नायब वज़ीर आज़म और इसी तरह ताजरों के साथ, तो उनके अच्छे उसमें आए थे। नायब वज़ीर आज़म के मुलाकात का बयान फिर नहीं आया क्योंकि उसी शाम में ये स्ट्राइक हो गई। मेरे ख्याल में काबुल का, अब पाकिस्तान ने एक कोशिश की थी, मुझे मालूम हुआ था कि सादिक साहब दोबारा जाना चाहते हैं कि ज़रा नॉर्मलाइजेशन हो और जो मुफाहमत उसमें हुई थी उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चला जाए, लेकिन शायद काबुल ने उसको मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं किया, उसके दूसरे दौरे को इस वक्त तक। तो मेरे ख्याल में जो मरकज़ अब खामोश हो गया है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के, जो कि बार बार अब बयान दे रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यहाँ पे सफ़ीर के साथ, तालिबान के जो नाज़िमुल उमूर है उनके साथ रब्ता किया है। मुझे ख़ुद नाज़िमुल उमूर सरदार शुकेब ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त उनको मिली है और उन्होंने वो तजवीज़ काबुल को मालूमात भेजी है और काबुल का इंतज़ार है। तो शायद मरकज़ जो थोड़ा सा खामोश हो गया है, क्योंकि मरकज़ डिसएंगेज हो गया है, और मुमकिन है कि खैबर अभी तो काबुल ने फैसला करना है कि ये लोग आए कि ये ना आए। बट ताहिर साहब, जब आप ये कहते हैं, माफ करिए मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि जब आप ये कहते हैं कि मरकज थोड़ा डिसएंगेज हो गया है, तो वो इसलिए डिसएंगेज हुआ है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कितने कामयाब होते हैं। इसका ये मतलब हम समझें, या ये समझें कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मरकज की मर्जी के बगैर ये कर रहा है? नहीं, अभी नहीं कर रहा। पहले शायद कोशिश, मतलब जो तजवीज़ आई थी उस पर जब रिएक्शन हुआ तो वो थोड़े से खामोश हो गए थे। और वैसे भी उन्होंने वज़ीर आला का, अगर आपने चंद दिन पहले जब उलमा को बुलाया था तो उसकी मैंने बाद में तकरीर सुनी थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि हम जरगा भेजेंगे, जरगा जो चीज़ लाएगी हम वो मरकज़ को उसके इन्फॉर्म करेंगे, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होगी। तो खैबर पख्तूनख्वा के चूँकि वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है, एक तो वो, दूसरी बात है कि इमरान खान की पॉलिसी मुज़ाकरात की थी और है, इस वजह से शायद ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने लीडर की उस पॉलिसी को, और मसला तो वहाँ पे है, और जब मसले सिक्योरिटी के होंगे और होते हैं और हैं, तो फिर मरकज़ के लोग कहते हैं, यहाँ तो सियासत चलती है ना हर चीज़ में, कि जी वो नाकाम हो गया है, वो ये हो गया, और कैजुअल्टीज़ हो रही है। अगर कैजुअल्टीज़ की कुछ चीज़ें रिपोर्ट्स नहीं होती तो वो शायद उनकी हिकमत अमली होगी, लेकिन मेरे ख्याल में मसाइल है। इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा पे चूँकि दबाव भी है हुकूमत पे, तो शायद वो जरगा भेजना चाहते हैं, लेकिन मसला इतना आसान नहीं है कि जरगा भेजने से मसला हल हो जाएगा। और ताहिर साहब, दूसरी तरफ काबुल से भी तो कुछ इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि वहां भी कोई, हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक यूनाइटेड सी गवर्नमेंट है जो कंदाहारी और
काबुल के दरमियान और कंधार के दरमियान फासले हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं? मसाइल है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कभी कभी सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ज़रा मुबालगा राई भी होती है, लेकिन जब चीज़ें बाहर निकलती है तो कुछ ना कुछ तो एक मुश्किल होता है। ये शेर अब्बास तानकज़ई जो नायब वज़ीर ख़ारिजा है, वो पहले से तकारीर उन्हें बड़ी सख्त वो करता था एजुकेशन के हवाले से, फिर लीडरशिप को थोड़ा सा एक लिहाज से चैलेंज भी करता था, तनकीद भी होती थी, जो कि माजी में मुल्ला उमर के दौर में नहीं होती थी। उस वक्त थी कि सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन जो फैसला कंधार से होता था मुल्ला सब उसको मानते थे, कोई उसमें नहीं बोलता था। अब बोलते हैं लोग, शेर अब्बास तानकज़ई बोलते हैं, दूसरे वज़ीर दिफा अपने स्टाइल से बोलते हैं, लेकिन लोगों को पता चल जाता है कि ये वज़ीर किस तरीके से अपनी नाराज़गी का इजहार करता है। आज ये खबर आई है कि जो वज़ीर उनके इंसाफ है अब्दुल हकीम शरई, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। हालांकि वो खबर उसकी तरदीद हो गई है, लेकिन कुछ मीडिया ने कहा है कि जी उनकी जो आवाज़ है और ऑडियो उनको मिली है कि उनके मुदाखलत तो मसाइल हैं, लेकिन मसाइल का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई डिवीजन है, कोई मुश्किल हाँ ख़वातीन के मसले पे है, एजुकेशन के मामले पे है, क्योंकि चौथा साल जी ताहिर साहब, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर उनके कोई इख्तिलाफात हैं भी तो क्या उनका ताल्लुक टीटीपी और पाकिस्तान से है या वो उनके डोमेस्टिक इश्यूज तक ही महदूद हैं उनके इख्तिलाफात? टीटीपी पे तो खैर इतना नहीं है, लेकिन टीटीपी का भी एक मैं आपको बात बताऊं, वो दिलचस्प बात इसलिए है मेरी नज़र में कि आपको याद होगा एक गुज़िश्ता साल एक फतवा आ गया था अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान से बाहर जंग होगी, वो जिहाद नहीं होगी। ये वहाँ पे जो उलमा की तरफ से एक मैसेज था अपने अफगान तालिबान के लिए कि आप टीटीपी एक लिहाज से टीटीपी का साथ नहीं दे सकते वो लेकिन रोज़ाना खबरें आ रही है कि जी इसमाइल खान में चंद दिन पहले खबर आई थी कि बादगीस जो सूबा है उसके जो गवर्नर डिप्टी गवर्नर है उसका बेटा डी खान में मारा गया था। तो ये वाला अब इसका पहले अमीर के लोग बात मानते थे, कोई उसमें दो राय नहीं होती थी, लेकिन अगर वहां से फतवा भी आया है अफगानिस्तान के अपने और वहां पे लोग उसके फिर भी जाते तो कुछ न कुछ चीजें ऐसी, और ये मेरी नजर में अगर ये वाली सूरत हाल रही जो अभी है अफगानिस्तान तालिबान के अंदर, तो दुनिया तो शायद तालिबान को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन ये मेरे ख्याल में अगर यही सूरत हाल रही जो अभी है तो फिर मुश्किलात इनके लिए मजीद पैदा हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का जिक्र होता है तो बलूचिस्तान भी कोई ख़ास पीछे नहीं है। और यहाँ भी गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि जो बारखां का इलाका है वहाँ जो कौमी शाहराह थी उसको ऊपर नाकाबंदी की, मुसल्लह अफराद ने 7 मुसाफिरों को एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी से उतारा और कत्ल कर दिया। जो डिप्टी कमिश्नर बारखां के हैं वक़ार खुर्शीद साहब, उन्होंने बताया कि ये जो बस थी जिसमें से लोगों को मुसाफिरों को उतार के हलाक किया गया, ये क्वेटा से पंजाब जा रही थी और ऑब्वियसली जिनको कत्ल किया गया उनकी भी जो शनाख्त हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि आइडेंटिफाई करके पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो शहरी हैं उनको कत्ल किया गया है। उनमें से एक जो थे आशिक हुसैन साहब, वो क्वेटा पुलिस में फ़राइज़ अंजाम देते थे और डीएसपी के ओहदे से रिटायर हुए थे। ये पहला ऐसा वाक़या तो नहीं है, इस साल का अलबत्ता पहला इस तरह का वाक़या है। अभी तक किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, मगर इससे पहले भी बलूचिस्तान में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। चाहे वो हम कहें कि बस से उतार के सिक्योरिटी एहलकार को आइडेंटिफाई करके मारा जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, या उनकी जो है प्रोविंशियल आइडेंटिटी की बेसिस पे, बहुत एक अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं बलूचिस्तान में, ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और सिक्योरिटी सिचुएशन को तो वक्तन फ़वक्तन सभी हाईलाइट कर रहे होते हैं। गुज़िश्ता दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस पर तकरीर की, उन्होंने एक बहुत हम कह सकते हैं संजीदा रेपरकशंस की तरफ इशारा भी किया, पॉइंट आउट भी किया।
टू दी एक्सटेंट कि उसके बाद इतनी हम कह सकते हैं उनकी तकरीर को अटेंशन मिली कि बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर जो है सरफराज बुख्ती साहब गुज़िश्ता रोज़ वो भी उन्होंने भी एक तो इंटरव्यूज़ दिए इस सारे मामले को हाईलाइट करने पे और बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ देने पे, मगर इन सब हम कह सकते हैं डिबेट तो है ही सही, बट लग नहीं रहा कि किसी के पास भी इसका अभी तक कोई हल या जवाब मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो सेम टाइम।